तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे कि किस तरीके से एलईडी और सीएफएल और टंगस्टन बल्ब में कितना व्यय होता है विद्युत ऊर्जा का। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको किसमें मिल रही है बच्चों? एलईडी में, यानी कि इसमें जो है 95% प्रकाशीय ऊर्जा, 5% जो हमारी है बच्चों वो क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा का स्थानांतरण। तो ऊर्जा का स्थानांतरण में है कि हमने अध्याय 3 में ऊष्मा और ताप में ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के बारे में तो पढ़ा ही है। ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण 3 प्रकार से हो सकता है, संवहन, चालन और विकिरण। बच्चों हम लोगों ने ये तीनों चीज़ों को जाना था, संवहन, चालन और विकिरण क्या है। यदि आपको अंदाज़ा हो कि ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होगी तो आप ऊष्मीय ऊर्जा के व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि बच्चों अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि ऊष्मीय ऊर्जा किस तरीके से प्रवाहित होगी तो आप ऊष्मीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। एक है ऊर्जा के स्रोत, फिर है कि ऊर्जा के किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा को किसी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः हमारे घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है कोयला, नाभिकीय विखंडन या पनबिजली ऊर्जा घर हो सकते हैं। कार को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन से प्राप्त होती है, इसे ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। स्रोत मतलब वो सोर्स जहाँ से आप चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हमारे अपने घरों में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा बच्चों? कोयला है कि कोयले से जो ऊर्जा बन रही वो हमारे घर तक सप्लाई है, या नाभिकीय विखंडन इसका सोर्स हुआ, या पनबिजली ऊर्जा घर इसका सोर्स हो सकता है। यानी कि यहाँ से ये हमको ऊर्जा मिल रही है, विद्युत ऊर्जा। जैसे कार को चलाने के लिए जो रासायनिक ऊर्जा है पेट्रोल डीजल में होती है ना, रासायनिक ऊर्जा वो ईंधन से प्राप्त होती है। इन्हीं ही ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्रोत कहा जाता है। आज हमारे देश में सबसे अधिक आवश्यकता ऐसे स्रोतों की है जिनसे हमारे देश की बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। देखिए बच्चों, लगातार विद्युत ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी, यहाँ तक कि कारखानों में, किसी ऑफिस वगैरह में बच्चों, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक के जितने भी हमारे उपकरण हैं बच्चों, विद्युत उपकरण, वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। यानी कि तो इससे क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रिसिटी की मांग हमारे लाइफ में बढ़ती चली जा रही है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा एक स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। यानी कि जब हम विद्युत उत्पन्न करते हैं करने के लिए ऊर्जा का एक रूप से यानी स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। ये विधि तत्काल रूपांतरण, जिसमें ऊर्जा सीधे विद्युत में बदला जाता है। तो ये विधि तत्काल रूपांतरण यह है कि बच्चों इसमें सीधे ही विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है, अथवा मध्यवर्ती रूपांतरण जिसमें ऊर्जा को एक रूप को दूसरे रूप में और फिर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यदि इन दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं, तत्काल रूपांतरण वो है जैसे अगर हमको विद्युत ऊर्जा विद्युत में बदलना है, किसी ऊर्जा को विद्युत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? जिससे ऊर्जा को सीधे विद्युत से प्राप्त कर लिए, यह हमारा तत्काल रूपांतरण हुआ। और मध्यवर्ती क्या हुआ? पहले तो हम अगर विद्युत प्राप्त करने के लिए हम एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के रूप में लाएंगे, फिर उस ऊर्जा से विद्युत को प्राप्त करेंगे। यानी इसमें 2 स्टेप है। एक ऊर्जा को पहले 3 स्टेप लगेगा बच्चों, एक ऊर्जा से दूसरे में, फिर दूसरे से कहने को तो इसमें 2 ही स्टेप लगेगा कि एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदली, फिर उस ऊर्जा से आपने विद्युत प्राप्त किया। और वो बच्चों एक ही स्टेप में हो गया कि हमने एक ऊर्जा से तत्काल में हमने क्या किया? एक ऊर्जा के स्टेप से दूसरे ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। तो फिर यह इन दोनों ही विधियों के लिए हमें कई हो सकती है। आज यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, आज अधिकतर ऊर्जा मध्यवर्तीय रूपांतरण द्वारा ही विद्युत में बदल जाती है। ठीक है ना। फिर इन दोनों ही विधियों के लिए कई प्रकार की ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होता है, जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा पनबिजली आदि। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो है बच्चों, इन दोनों ही विधियों के लिए कई प्रकार की ऊर्जा का स्रोत का उपयोग होता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा पनबिजली आदि। अब यहाँ पर देखिएगा एक डायग्राम बना है बच्चों, इसमें है कि केंद्रीय विद्युत नियोग भारत सरकार की रिपोर्ट पर आधारित आंकड़े हैं। अब इसमें कोयला कितना बता रहा है बच्चों?
इसको आप लोग अपना परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर कोयला हमारा बता रहा है बच्चों, इसका परसेंटेज होगा 61 लगभग है। कोयले का परसेंटेज, हाँ बच्चों यहाँ पे 61%। यहाँ पर क्लियर नहीं, ये 9% है, ये हमारा 2% है, और ये हमारा बच्चों कितना है 15 या समथिंग। इसको आप चेक कर सकते हैं, इतना क्लियर इसमें नहीं दिख रहा है बुक में। तो ये एक आंकड़ा यानी 100% का एक आंकड़ा बनाया गया है कि कोयला से इतने परसेंट है, इतने परसेंट है विद्युत नियोग। केंद्रीय विद्युत नियोग भारत सरकार की रिपोर्ट है बच्चों ये। प्राकृतिक गैस इतने परसेंट है, नाभिकीय ऊर्जा इतनी है, जलीय ऊर्जा इतनी है, नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हमारे इतने परसेंट हैं। तो ये हमारा क्या है, भारत के विद्युत के विभिन्न स्रोत, यानी कि ये इन सब चीज़ों से हमने क्या किया, ऊर्जा को विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कोयला एक स्रोत है विद्युत का, प्राकृतिक गैस लिया ये भी विद्युत का है, नाभिकीय है ये भी विद्युत का स्रोत हो गया, जलीय ऊर्जा से भी विद्युत लिया आप, नवीकरणीय ऊर्जा भी स्रोत विद्युत। तो भारत में विद्युत के विभिन्न स्रोत का ये एक आंकड़ा सामने आया है, इसको अच्छे से रखिएगा दिमाग में। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं? परंपरागत यानी कि पुराने तरीके से क्या, पहले में वो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, रसोई। परंपरागत इसको आप बोलेंगे कि जो एक रेगुलर बेस पे चला आ रहा है, कि ये तरीका है, ये पहले से ही एक परंपरा है कि हाँ ऐसे इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को बच्चे आप सब लोग जानते हैं, छोटे क्लास में से पढ़ रहे होंगे। कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस हो गया बच्चा, कैरोसिन, डीजल आदि ईंधन है। इनका उपयोग गैस स्टोव, चूल्हा तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख स्रोत के रूप के उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है। ये भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है, क्योंकि इन संयंत्रों से में ईंधन के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती, जिसे विद्युत ऊर्जा के में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि जीवाश्म ईंधन है बच्चों, तो जीवाश्म ईंधन से भी हमको प्रत्यक्ष रूप हैं ये सारे हमारे, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, कैरोसिन, डीजल आदि ये सब ईंधन, इनका उपयोग गैस में हम लोगों ने किया, गैस स्टोव में करते हैं, वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को हमको मिलता है। ये विद्युत उत्पन्न करने में भी ये सब काम देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में बच्चों जीवाश्म ईंधन के दहन से जल उबालकर भाप बनाई जाती है। वो जो भाप है बच्चों, वो टरबाइन को घुमाकर क्या करती है, विद्युत के उत्पादन में सहायक होती है। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उनमें जो परंपरागत स्रोत है, एक तो जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का, और इससे हम विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। ऐसे संयंत्रों को बच्चों क्या बोलते हैं, तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है, क्योंकि इन संयंत्रों से ईंधन के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार विद्युत में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती। देखिए इस प्रकार के विद्युत में क्या हो गया, जो विद्युत में ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलती है, पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। जो ऊष्मीय ऊर्जा में जो टरबाइनों को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हम लोग ने क्या देखा कि विद्युत में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, जो टरबाइनों को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा बच्चों गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिनसे विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा रूपांतरण के प्रत्येक पड़ाव पर ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी रूप में व्यय होती है। अभी हम लोग ने देखा था, एक बल्ब के द्वारा समझा था कि जब ऊर्जा के इस पड़ाव में बच्चों ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा में खर्च हो जाती है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्र केवल 40% ही दक्ष होते हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने के लिए अन्य हानियां भी होती हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने पर बच्चों कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। इन्हें अम्लीय ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। ये जल व स्मारकों को भी प्रभावित करते हैं। तो हम लोग जीवाश्म ईंधन को पहले ही अम्ल व क्षार में भी पढ़ चुके हैं बच्चों की जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल और डीजल, जब ये गाड़ियों में डाले जाते हैं बच्चों, इनके जलने से कुछ पॉइजनस गैस भी रिलीज करते हैं, जैसे हमारे कौन से हैं, कार्बन, नाइट्रोजन
और सल्फर ऑक्साइड सब देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करती है, जल के साथ मिलकर बच्चों अम्ल बना लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इस तरह के अम्ल बनाते हैं। और ये अम्ल जो है वो पानी के साथ बच्चों जब पानी बरसता है तो ये नीचे की तरफ आते हैं, जल व स्मारकों को, जो हमारे स्मारक हैं जैसे ताजमहल हो गया, इस तरीके को क्या करते हैं, उनको ये प्रभावित भी करते हैं। तो ये भी इसका क्या है, एक बहुत ही नुकसान है जीवाश्म ईंधन का। फिर है कि जल विद्युत संयंत्र, क्या देखिए, ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल से गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित जल से स्थित ऊर्जा है। अब जल विद्युत संयंत्र क्या है, इसको समझते हैं कि ऊर्जा का ये एक अन्य पारंपरिक स्रोत है। जैसे बहता हुआ जल में क्या है, गतिज ऊर्जा, या ऊंचाई पर स्थित जल है वहां पर कौन सी, स्थित ऊर्जा। गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर, जब जल गिरता है बच्चों तो जो उसमें स्थित ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है। इस टरबाइन पर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। देखिए, जब स्थित ऊर्जा किस में बदली, अब गतिज ऊर्जा में, अब ये यहाँ बदल कर टरबाइन पर डालते हैं और टरबाइन की जो यांत्रिक ऊर्जा है विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में क्या होती है बच्चों, बदल जाती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े जलाशय यानी कृत्रिम झील में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। बच्चों, बिजली को उत्पन्न करने के लिए बांध का निर्माण होता है, ये आप लोग देखे भी हैं। बांध को वहाँ क्या करते हैं, जल को इकट्ठा कर लेते हैं। इन जलाशयों में वर्षा के समय जल संचित होता रहता है और संचित जल बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा बांध के आधार के पास लगे टरबाइन के ब्लेडों पर बच्चों मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन की ब्लेड घूर्णन करती है, घूमने लगती है और जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कि जल से हमको विद्युत प्राप्त हो रही, क्योंकि वर्षा के बाद जलाशय पुनः भर जाता है। बांध निर्माण के समय कई समस्याएं भी जुटी, इससे बहुत सी समस्याएं भी जुड़ी हैं, जैसे इससे बहुत से खेती योग भूमि तथा मानव आवास डूब जाते हैं, बहुत से पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कहीं पर तो ये बिजली जो बांध निर्माण है बच्चों, इससे समस्या भी जुड़ी हुई है, जैसे बहुत सी खेती की जगह जो योग भूमि है बच्चों वो भी क्या देश में डूबी हुई रहती है, मानव के आवास भी डूब जाते हैं, बहुत से पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसको पढ़ेंगे, जैव मात्र यानी बायोगैस क्या है, इसको समझेंगे और आप होमवर्क को प्रॉपरली करके सेंड करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।